ये चैप्टर 9 करिकुलम एवेल्युएशन, करिकुलम डिज़ाइन के बाद करिकुलम डेवलपमेंट, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो ऑब्वियसली जाहिर है कि उसकी एवेल्युएशन भी ज़रूरी है। इसमें पहले है कि नेचर एंड पर्पस ऑफ एवेल्युएशन। नेक्स्ट स्लाइड जी। व्हाट इज करिकुलम एवेल्युएशन? पहले तो आपको ये बताऊं कि करिकुलम एवेल्युएशन है क्या। जस्ट द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड जजिंग द एक्सटेंट टू विच प्लान कोर्सेज, प्रोग्राम्स, लर्निंग एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मल करिकुलम एक्चुअली प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। और इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं, फॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू ऑफ प्रोग्राम, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट प्लीज। ये हमें बताएं तो सही कि करिकुलम वैल्यूएशन है क्या चीज है। सर मैं बता रही हूँ सर, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, जजिंग एंड टू एक्सटेंड विच जो प्लान कोर्सेज किए जाते हैं, जो कोर्सेज प्लान किए जाते हैं, प्रोग्राम्स प्लान किए जाते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज की जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज की जाती हैं, उनकी एवेल्युएशन भी होती है। और उसको एवेल्युएशन जब होती है तो उसको वो प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर सही प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं होती तो डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते। और उसके अलावा क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू ऑफ प्रोग्राम, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोसेस हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, curriculum evaluation. Curriculum evaluation is a significant tool in determining the merit and worth of particular curriculum from time it was conceptualized, planned, organized and eventually implemented. ये एक significant tool है मतलब डिटरमिन करने के लिए कि मेरिट और वर्थ कैसे एवेल्युएट किया गया है और क्या वो जो एवेल्युएशन की गई है या जो उसको कंसेप्ट उसका था, जो प्लान था, जो ऑर्गेनाइज इवेंचुअली इम्प्लीमेंटेड था और उसकी जो एवेल्युएशन सही की गई है या वो सही हुई है। द एजुकेटर वांट टू नो वेदर करिकुलम इम्प्लीमेंटेड हैज अचीव्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है। वो जानते हैं कि क्या करिकुलम या अगर सही तरीके से या प्रॉपर तरीके से करिकुलम की एवेल्युएशन नहीं होती तो उसको जो एम्स उसके जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हासिल नहीं होते। डेवलपर और प्लानर वांट टू नो हाउ टू इम्प्रूव द करिकुलम प्रोडक्ट। अगर वो एवेल्युएशन ठीक है या उसकी जो करिकुलम हमने डेवलप किया, डिजाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, उसकी एवेल्युएशन की, अगर तो उसमें बहुत सी चीजों की जरूरत है या और मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। अदरवाइज अगर वो सही है या प्रॉपर तरीके से प्लान है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेड है या प्रॉपर तरीके से उसको एवेल्युएट किया गया है तो वो सही है। नेक्स्ट प्लीज। नेचर एंड पर्पस ऑफ evaluation. Curriculum evaluation is the process of making value judgment about merit, worth of a part of whole curriculum. The nature of curriculum evaluation often depends on its audience and purpose. Its purpose to discover the extent of competence, to predict educational practices, to diagnose the individual students' educational weaknesses and strength. बात ये कि जो करिकुलम एवेल्युएशन है वो फोकस करता है कि आपकी टीचर का जो है, टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स जो है, मतलब फॉर एग्जांपल के टीचर क्या इनपुट दे रहा है और स्टूडेंट्स क्या आउटपुट दे रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मतलब हम करिकुलम को तो प्रॉपर तरीके से मतलब ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट तो करते हैं, उसका डिजाइन भी करते हैं, उसको सही करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर नहीं समझ पाते। फॉर एग्जांपल के स्कूल में बच्चे नेशनल एंथम पढ़ते हैं लेकिन उनको उसके मीनिंग्स और पर्पस का नहीं पता। मतलब वो चीजें ये है कि रेगुलर बेसिस पे अगर उनको समझाया जाए या रेगुलर बेसिस पे उनको बताया जाए तो वो चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं और बहुत ज्यादा उनकी जो मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करती हैं। बात करना पड़ी या बस ठीक है, इट्स ओके, वेरी गुड, बस खत्म हो गई बात है कि जब तक
उसके मीनिंग्स और पर्पस को नहीं समझते या उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते या प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसके रिजल्ट्स हमें सही प्रॉपर नहीं मिलते। उसके अलावा ये है कि बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडिविजुअल क्लास में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा शार्प स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गाइडेंस घर में भी मिलती है, टीचर से भी मिलती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टोटली टीचर पर रिलाय करते हैं। हाँ जी टीचर हमें पढ़ाए कहते हैं, हाँ जी टीचर से तो पढ़ते हैं लेकिन दे कांट अफोर्ड, वो कहते हैं जी हमें ना घर में भी आप रात में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत से, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स को लेके अगर आप चलते हैं उनकी वीकनेसेस, कोई जरूरी नहीं है कि शार्प स्टूडेंट्स में भी वीकनेसेस होती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि सिर्फ जो लो कैटेगरी के जो मतलब लर्नर्स हैं उनमें प्रॉब्लम होंगी, प्रॉब्लम सब में होती है। लेकिन बात है कि कलेक्टिवली अगर उनको आप कंबाइन करते हैं तो वो चीजें उनके लिए बेटर होती हैं। उनको उनके वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनको चीजों पे अगर हम प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर हम जो एवेल्युएशन करते हैं, प्रॉपर उनको समझते हैं या प्रॉपर उनको जानते हैं तो वो चीजें उनके बेनिफिट होते हैं। बात ये कि हम इम्प्लीमेंट तो करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हाँ जी ठीक है हमारे स्कूल का ये करिकुलम है, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, लेकिन उसके पर्पस उसकी मीनिंग्स को नहीं समझते। इसकी मिसाल एक और भी है कि हम माइंड कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। बात यह है कि हम चीजें उस तरह उस प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको नहीं समझते। अब ये एक ट्रायंगल है, करिकुलम, कॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, और इसमें जो है करिकुलम जो है वो टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस दैट अकर इन एजुकेशन प्रोसेस, कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन गैदरिंग नोइंग नॉलेज, comprehension, knowing, observation में आता है monitoring, inspection, interpretation, performance, presentation। और इसमें बहुत से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत से रोल्स होते हैं करिकुलम एवल्यूएशन के, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, टू इनकरेज स्टूडेंट्स, और इसके अलावा उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, उनके गार्डियंस को इन्फॉर्म करें कि आपके स्टूडेंट की, आपके बच्चे की ये परफॉर्मेंस है और ये इस तरह काम करता है, और ये भी रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कि आप ठीक है वो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, बहुत से वो रिजल्ट्स दिखाते हैं, लेकिन अगर आप उनको रेगुलरली इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको कम किया जा सकता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अब आते हैं जी एवेल्युएशन क्वेश्चंस। टेल मी proposed 5 types of question: intrinsic, instrumental, comparative, idealization, decision value. Instructional value addresses the curriculum goodness. Questions of instrument value ask what is curriculum good for and is intended। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव वैल्यू ये है कि व्हेन कंपेयरिंग अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कंट्रीज, तो बात ये कि अगर अपने भी एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें ठीक एफिशिएंसीज होती हैं, वहां भी होते हैं। अगर हम अपने करिकुलम के या हम अपने एवेल्युएशन को वहां के एवेल्युएशन करिकुलम से कंपेयर करें तो प्रॉब्लम्स में फॉर एग्जांपल कि हम एक मिसाल देती हैं, मतलब हमारा जो माइंडसेट है, हम कहते हैं क्या रीडिंग यूनिटी वाह वाह यूनिटी पढ़े, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने मुल्क की यूनिटी में पढ़े, किसी और की यूनिटी में तो नहीं पढ़ रहे। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी थी और हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं बाहर जाके, अब मुझे एक स्टूडेंट का नाम नहीं याद आ रहा, वो भी यूएनटी के ही पढ़े हुए हैं, तो वो बाहर जाके वो बहुत अच्छी जगह पे है, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे है। आई मीन टू से बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स आई थिंक सो ज्यादा बेटर है बनिस्बत उनके स्टूडेंट्स के। ठीक है उनके भी बहुत से होंगे स्टूडेंट्स अच्छे। क्या एक्सप्लेन कर रही हैं आप? सर ये मैं कंपैरेटिव एक्सप्लेन कर रही हूँ सर। क्या कंपैरेटिव? सर व्हेन रेज्ड, सर कंपैरेटिव ये है कि व्हेन रेज्ड कंपेयरिंग अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कंट्रीज। थ्योरी को थ्योरी रहने दें, उसको उस तरह से ना एक्सप्लेन करें कि जो आप पता कहाँ चली गई हैं। सर मैं उसी को सर देखें सर, बात ये कि थोड़ा सा कंपैरिजन सर, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है सर, मतलब अगर मैंने कोई सर, चले ठीक है सर, ओके
Sir, okay, sir. The question of idealization addresses ways to improve curriculum. उसके बाद है डिसीजन वैल्यूज। डिसीजन वैल्यू में फुलान की एक उन्होंने कोट किया हुआ है, जो डायरेक्टर ऑफ ये लीडरशिप ग्लोबल लीडरशिप डायरेक्टर है। चेंजेस इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस लैग बिहाइंड चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। और डिसीजन वैल्यूज जो है वो इन चारों पे बेस करती है, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंटल, कंपैरेटिव एंड आइडियलाइजेशन। थैंक यू जी। नेक्स्ट over to Iram. Thank you, Uzma. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा जो पार्ट है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इन स्लाइड्स में कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। सबसे पहले है साइंटिफिक मॉडर्निस्ट अप्रोच, सेकंड नंबर पे है ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, थर्ड पे आएगा ह्यूमनिस्टिक और जो साइंटिफिक अप्रोच है उन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। फोर्थ नंबर पे यूटिलिटेरियन वर्सेस इंट्यूशनिस्ट अप्रोच, और फिफ्थ पे हम देखेंगे इंट्रिंसिक वर्सेस पे ऑफ अप्रोच, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। साइंटिफिक मॉडर्निस्ट अप्रोच हम ये देखेंगे सबसे पहले कि साइंटिफिक मॉडर्निस्ट अप्रोच है क्या। साइंटिफिक मॉडर्निस्ट अप्रोच जो है करिकुलम इवैल्यूएशन की सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, क्योंकि ये मॉडर्निज्म से रिलेट करती है और 19th और 20th सेंचुरी के जो स्पेसिफिक मेथड्स थे उन पर जोर देती है। करिकुलम इवैल्यूएशन की ये अप्रोच ये फोकस करती है क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करने पर, और जो लर्नर्स के जरिए जनरेट होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है इसके जरिए। साइंटिफिक अप्रोच की इवैल्यूएशन जो है वो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन के जो रिजल्ट में जो बिहेवियर और जो कंटेंट लर्न किए जाते हैं इनको स्पेसिफाई करती है। ये अप्रोच फॉर्मलाइज्ड असेसमेंट पर बिलीव करती है कि आपके प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड किस्म की इवैल्यूएशन होनी चाहिए, जिसके अंदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्लियरली तौर पर ऑब्जेक्टिव और प्रिसाइज के जो इंडिकेटर्स को प्रेफर करते हैं, और कि आया स्टूडेंट ने जो प्रोग्राम के इंटेंडेड आउटकम को अचीव किया है या नहीं किया। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के उसूल के लिए इनके लिए मेजरमेंट के जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनको यूज करने की फेवर में होते हैं, कि ये जो टेस्ट होते हैं इनके जरिए हमें मालूम होता है कि स्टूडेंट ने किस हद तक लर्निंग और नॉलेज को अचीव किया है। साइंटिफिक अप्रोच में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो आते हैं, और जो हमारे अनब्रांडेड स्कूल होते हैं वो आते हैं, जो फॉर्मलाइज किस्म की जो असेसमेंट होती है उसको फॉलो करते हैं, जिसके अंदर एनुअल सिस्टम होता है, और इसमें जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करते हैं उनके एग्जाम की बुनियाद पर और उनके जो रिजल्ट के जो मार्क्स होते हैं उनकी बुनियाद पर। ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, इस अप्रोच में बुनियादी तौर पर जो है वो क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि इनके इम्प्रेशन होते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया है, और जो एक्चुअल इंसिडेंट थे उनको डिस्क्राइब करते हैं। इंटरव्यूज और डिस्कशंस के जरिए वो डेटा गैदर करते हैं पार्टिसिपेंट से, और इसमें जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जो इम्प्लीमेंट के प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये कि इसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है और कीनली ऑब्जर्वेशन की जाती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में स्टूडेंट को उसके ग्रेड के ऊपर जज नहीं करते, बल्कि जो स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, जो उसकी क्लास परफॉर्मेंस होती है या क्लास पार्टिसिपेशन होती हैं, जो उनके कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर जो है स्टूडेंट को असेस किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। और ये अप्रोच कहती है कि किसी भी स्टूडेंट को जो है आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टूडेंट हर स्टूडेंट जो है अपने अंदर एक पोटेंशियल रखता है। जैसे एक क्लास में डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, और मगर हम उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि हमारे गोल्स क्या हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।
फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, मगर वो पर्टिकुलर किसी भी नॉलेज को लेना चाहते हैं, उनके अंदर उस नॉलेज को सीखने की एक ज़ील होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उससे हासिल करते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कम हैं या वो एवरेज स्टूडेंट है, 50% मार्क्स हैं, बल्कि यहाँ पर जो है ये कहा जाएगा कि स्टूडेंट का मेंटल लेवल कम है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो है एफर्ट की और नॉलेज को हासिल किया। यहाँ पर फोकस जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स पर नहीं किया जाता, बल्कि स्टूडेंट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो स्टैटिकल मेथड पर रिलाय नहीं करती, ये सिर्फ जो है वो उन मेथड्स को प्रेफर करते हैं जो क्वालिटेटिव के मेथड हैं। ये अप्रोच ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है उन प्लान सिचुएशंस में जिनके ज़रिए जो है स्टूडेंट्स अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते हैं, रादर देन कि वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के ज़रिए स्पेसिफिक अचीवमेंट को हासिल करें। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट करती है और वो कहती है कि टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो टेस्ट टेकिंग और टेस्ट गिविंग की मशीन नहीं है। क्या आप में से कोई इस चीज पे कमेंट करना चाहेगा कि क्या ये पॉइंट मतलब एग्री करते हैं आप लोग कि स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो टेस्ट गिविंग और टेस्ट टेकिंग की मशीन नहीं है? कोई भी? असल में बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, खासतौर पे पब्लिक स्कूल में जाते हैं हम जी। खालिद भाई आपकी आवाज इतनी नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। अभी ठीक आ रही है? बस कम ही आ रही है। कम आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं आ रही। माइक भी पास रखे हुए हूँ। अभी ठीक है जी? अब ठीक है, अब ठीक है। उसमें पब्लिक स्कूल्स में अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेके चले तो जाहिर है, अगर आप देखें मैट्रिक का रिजल्ट आना, उधर तो ये पूरी जो स्टेट एग्जाम्स हैं उधर तो ये नहीं, जीरो हम इसको वेट देंगे। लेकिन अगर हम मोंटेसरी में देखें, प्री प्राइमरी या प्राइमरी एजुकेशन में देखें, तो वहाँ ये अप्रोच जो है वहाँ तो लगता है एग्जिस्ट कर सकती है और कहीं किसी हद तक करती भी है। हम बच्चों को एटीट्यूड को देख के मार्क्स दे रहे होते हैं उनकी एग्जाम से हटके। थैंक यू खालिद सर। नेक्स्ट स्लाइड हेरा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो साइंटिफिक मॉडर्न अप्रोच है और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है हम इसका कंपैरिजन देखेंगे। साइंटिफिक अप्रोच जो है वो फोकस करती है कि आउटकम क्या आए हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ा है स्टूडेंट की लर्निंग और नॉलेज पर। इसमें फॉर्मुलाइज्ड असेसमेंट होती है, जैसे कि जो है एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि किस सेक्शन के स्टूडेंट्स ने किस तरह परफॉर्म किया और एग्जाम में कितने नंबर हासिल किए, परसेंटेज क्या रही, और इनके मार्क्स को देख कर पता चलता है कि आउटकम क्या आए हैं। जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो फोकस करती है ऑब्जर्वेशन पे कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, वो कितना इंटरेक्ट कर पाया, स्टूडेंट ने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया क्लास में, और उसके साथ डिफरेंट जो सिचुएशंस को जरूर देखते हैं, मगर ये भी अहम बात यह है कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इस तरह इवैल्यूएशन होती है और फॉर्मुलाइज किस्म का जो टेस्ट है वो नहीं होता। साइंटिफिक अप्रोच में हम क्वांटिटेटिव मेजर को अडॉप्ट किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, और जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। इसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाता है कि स्टूडेंट ने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए हैं या 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लिए हैं। मतलब कि ये अप्रोच क्वांटिटी की बात करती है कि परसेंटेज क्या रही। जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्वालिटेटिव टेक्निक का यूज किया जाता है। इसमें क्वालिटी पर बात करते हैं कि स्टूडेंट ने कितना नॉलेज गेन किया, कितनी इम्प्रूवमेंट आई स्टूडेंट की लर्निंग में, और और ये सब कुछ जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है। इसमें जो है वो लीड स्कूल की मिसाल है कि वो 1 क्लास के
तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कोई प्रॉपर फॉर्मलाइज किस्म का उनका टेस्ट नहीं होता, बल्कि उनकी छोटी छोटी जो है असेसमेंट होती हैं और ग्रेडिंग होती है, और ग्रेडिंग के थ्रू ही उनको जो है असेस करते हैं, और स्टूडेंट को असेस करते हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है में जो तमाम एफर्ट हैं वो बेस करती हैं लर्नर की अचीवमेंट पर, कि जिन गोल्स और उनको ऑब्जेक्टिव्स को लेकर उनकी जो है वो उनको एक्टिविटीज करवाई गई थी, क्या वो अचीव हो पाए हैं या नहीं। जबकि साइंटिफिक में जो हमारा मैट्रिक बोर्ड वाला जो सिस्टम है कि जहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी एक फॉर्मलाइज किस्म का टेस्ट लिया जाता है, उनका एग्जाम होता है, और फिर रिजल्ट के बाद जब उनके मार्क्स आते हैं तो उन मार्क्स की बुनियाद पर स्टूडेंट को जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट, लायक स्टूडेंट या एक नालायक स्टूडेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। कि अगर अच्छे मार्क्स हैं तो जो है ना वो लायक स्टूडेंट है, कम मार्क्स हैं या एवरेज हैं तो वो नालायक स्टूडेंट है। मतलब कि तमाम एफर्ट जो हैं वो बेस करती हैं स्टूडेंट के मार्क्स पर, जो स्टूडेंट ने के कितने परसेंट स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट सब्र कर जाएंगी। तो ये जो सो रहे हैं उनको थोड़ा सा जगाया ना जाए। इरम सर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर आपने कहा था कि इरम आप आगे चलें, कि मेरा क्वेश्चन है इस स्लाइड के बाद भी। सर आज क्लास नाराज है। नाराज है? अच्छा चलो। सर आज हबीबा नहीं आई ना, इसलिए कोई नहीं बोल रहा। हबीबा आ गई है, हबीबा ने अभी सलाम किया था। अच्छा सॉरी हबीबा, फिर आप ही आंसर कर दें। अभी जो मैंने साइंटिफिक और सवाल को का छोड़ दें, ठहर जाएं। अच्छा सर ठीक है। मैं इन्हें टाइम दे रहा हूँ और आपने डिस्कस करना है। 5 मिनट्स में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये है कि साइंटिफिक अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। आपने कहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, क्वेश्चन ये है कि आपने साइंटिफिक मॉडर्निस्ट अप्रोच यूज होती देखी है या कि पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच यूज होती देखी है। और अगर आपने नहीं देखी तो इन दोनों, अब उसके बाद कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन के बारे में सोचेंगे। थ्योरेटिकली अगर ऑब्जर्व नहीं देखी तो फिर थ्योरेटिकली आप इन दोनों को कंपेयर करें, सोचें कि ये इनमें से कौन सी अप्रोच जो है उसकी ज़रूरत है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये इस तरह से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आप लोगों को ये भी बता दूं कि ईमेल वो भी आ गई है कि आपका जो फाइनल टर्म एग्जाम है वो ऑन कैंपस होना है, ये भी कहा गया है। जी सर। और पिछले प्लान के मुताबिक जो यूएमटी की तरफ, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से प्लान दिया गया था, उसके मुताबिक ये है कि 50% मार्क्स जो है वो मिड टर्म और 25% मार्क्स मिड टर्म, 25% मार्क्स जो है वो असाइनमेंट, क्विजेज और प्रेजेंटेशंस और इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, स्मॉल एक्टिविटीज, उनके मार्क्स हैं। और फिर उसके बाद जो पूरे 50 मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल टर्म एग्जाम के हैं। और वो आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि वो ये जो अभी आप चैप्टर जिनकी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, यही चैप्टर्स होंगे, इन्हीं के अंदर जो डिस्कशंस हुई होंगी, जिन आइडियाज को हमने थॉरली डिस्कस किया होगा, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए अटेंटिव हो के आप इन चीज़ों को देखें। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है इसका करिकुलम के हवाले से, करिकुलम वैल्यूएशन के हवाले से, शुरू में जो स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया, कोई मुझे वो उस तरह से जो क्लैरिटी ऑफ जो कंसेप्ट है वो नहीं हो पाया कि करिकुलम वैल्यूएशन है क्या। तो अब मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से और फर्दर बताता हूँ ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट डेवलप हो सके कि करिकुलम वैल्यूएशन है क्या। मसलन आपने करिकुलम डिजाइन किया
करिकुलम डिजाइन करने के बाद आपने उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इकरा तारिक, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था? सही है, आपने डॉक्यूमेंट हम जो मिड टर्म एग्जाम के लिए था वही लिया था। थोड़ा सा ऊंचा बोले बेटा, नाश्ता करके बैठा करें, कमाल है वैसे आप लोगों की। सर करिकुलम जोर से बोले, किया था हम लोगों ने। और जोर से बोले। सर कोई नहीं जागते घर वाले, जागने का टाइम हो गया, 10 बज गए हैं अब। जी सर। सर करिकुलम डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, उसमें हमने लिखा था कि हम किस तरह से एक्टिविटीज अपनी लेकर चलेंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या कंटेंट होगा हमारा। अच्छा, अब वेरी गुड। अब वो करिकुलम डॉक्यूमेंट एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद करिकुलम जो है, आप ये नहीं कह सकते कि जी अब ये फाइनल हो चुका है, बस हमने जो कर दिया यही बेहतरीन है। इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन में आप एक्चुअली उस करिकुलम डॉक्यूमेंट को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं या वो टीचर जिनके लिए आपने करिकुलम डिजाइन किया होता है वो पढ़ाते हैं। अब ये होता है कि हमने उसको असेस भी करना है, उसको वैल्यूएट भी करना है कि वो करिकुलम डॉक्यूमेंट कितना अच्छा, ये जजमेंट हमने देनी होती है कि वो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो हमने आउटकम सेट किए थे, क्या ये जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है ये वो अचीव कर सका है कि नहीं कर सका। उसके लिए 2 किस्म की असेसमेंट है। ये आप दोस्त नहीं बल्कि मल्टीपल किस्म की असेसमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपका पहला तो सेंटर ये है कि वो आप उस बच्चे में देखेंगे कि वो आउटकम अचीव हुए हैं कि नहीं। उसके लिए आप मल्टीपल जो है वो टूल्स यूज करते हैं। ये जो आपसे जो मिड टर्म लिया गया, जो आपसे फॉर्मेटिव असेसमेंट ली गई, अब आखिर पे जो असेसमेंट होनी है जिसे हम फाइनल टर्म एग्जाम कह रहे हैं, ये सारा जो है ये क्या है कि ये इस चीज की असेसमेंट है कि जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स जो तय किए थे वो किस हद तक अचीव हुए। अब इसके हवाले से कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ फोकस जो है वो सिर्फ स्टूडेंट पे होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब थ्योरी ये कहती है कि हमें स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनसे पता करना चाहिए कि ये जो करिकुलम है इसकी वैल्यूएशन की जानी चाहिए। खाली सिर्फ स्टूडेंट से ही नहीं पूछा जाना चाहिए बल्कि टीचर से भी पूछा जाए कि वो किस हद तक ये प्रोसेस जो है वो कंड्यूसिव था। अब ये पूछने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, कोई क्वांटिटेटिव के टूल्स हैं और क्वालिटेटिव के टूल्स हैं। यानी एक टूल का वर्ड मैं कह सकता हूं कि ये जो आपको असेसमेंट का कोई भी टास्क दिया जा रहा है वो एक टूल है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में एम्फसिस जो है वो क्वालिटेटिव डाटे पे है। साइंटिफिक अप्रोच में जो एम्फसिस है वो मेजरमेंट पे है। यानी वो चाहते हैं कि नंबर्स की सूरत में हमारे पास डाटा है। मैं अगर आपको एलीट स्कूल्स के ट्रेंड्स का बताऊं तो वो जब असेसमेंट स्टूडेंट के करते हैं तो वो ना सिर्फ नंबर्स की सूरत में बच्चे के बारे में नंबर्स के सूरत में, यानी जो उन्होंने पेपर लिया, पेपर लेने के बाद जो उनके नंबर आए वो लिख रहे होते हैं, बल्कि साथ क्वालिटेटिव कमेंट्स भी टीचर्स की तरफ से लिखे रहे होते हैं। जो जनरल कमेंट्स होते हैं बाज़ दफा स्पेसिफिक भी होते हैं कि वो स्टूडेंट की एबिलिटी पे कमेंटिंग हो रही होती है। तो ये एक्चुअली वो क्वालिटेटिव भी डाटा यूज कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव डाटा भी
जो है वो, और ये क्वालिटेटिव डाटा टीचर की ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करता है, तो उसको आप समझ लें कि वो एक किस्म का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यूज की जा रही है। खालिद परवेज समझ रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूँ? तो सर इसमें एक टाइम में दोनों अप्रोचेस यूज की जा रही है ना फिर? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। समझ आ रही है। और मैं वैसे जो मेरे नजदीक यही है कि अगर आप दोनों को कंबाइन कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। आप बेहतर तौर सर पर ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। जब हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं तो हम उनकी ग्रेडिंग भी करते हैं, नंबरिंग के थ्रू भी करते हैं, और फिर हम उनके एबिलिटीज पे कमेंट्स करते हैं, या उनकी वीकनेसेस कुछ होती हैं तो उन पे भी हम क्वालिटेटिवली कमेंट करते हैं। अस्का आप एक अच्छे सिस्टम में काम कर रही हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस आपको वहां दिखाई दे रही है। जी लेकिन जो अगर आप कुछ स्कूल्स में जो जिसे हम लो प्राइस्ड स्कूल्स कह देता हूँ, उनको टाइटल दे देता हूँ, कैटेगरी कह देता हूँ, उस कैटेगरी में जो स्कूल्स आते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। लिखा होता है कि साइंस टोटल मार्क्स 100, उसमें से 75 स्टूडेंट ने अचीव किए हैं, और बस ओवरऑल एक ग्रेड दे दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं किया जा रहा होता। सर जी ये सही कह रहे हैं, लेकिन इससे अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाए पीछे, कुछ ईयर्स पहले, तो कुछ ईयर्स पहले भी ऐसे ही होता था कि सिर्फ नंबरिंग में ही ग्रेडिंग की जाती थी। जी ये जो है, ये ट्रेंड जो है, ये एक मेरा जितना ख्याल है कि ये लीड स्कूल्स जो हैं वो ट्रेंड सेटर्स हैं इस मामले में, और वो साथ साथ जो है वो जो लो प्राइस स्कूल्स भी जो हैं वो यूं करते हैं कि वो उनकी प्रैक्टिसेस को कॉपी कर रहे होते हैं। तो जी सर। ये पाकिस्तान का सर, फिनोमिनन मैंने अमूमन देखा है कि हबीबा आप कुछ कहना कि सर मैं ये कह रही थी कि वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वो फिर ऐसा वैसे तो नहीं इतना खास ऑब्जर्व करते स्टूडेंट्स को मार्किंग के लिए, लेकिन वो अपने रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने एक अपना पोर्शन रखा होता है जिसमें सिर्फ शो करवाने के लिए कि हम उनकी स्किल्स को भी इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, और ये इसमें अच्छी चीज है, ये इसकी वीकनेस है, वो रिपोर्ट कार्ड पे एट द एंड ऑफ द ईयर वो सिर्फ लिख देते हैं। लेकिन उसकी इवैल्यूएशन कोई ऐसा कोई खास उसका प्रॉपर तरीका नहीं होता, सिर्फ 5 मार्क्स होते हैं उसके। जी ये इसके हवाले से भी बात इवन एलीट स्कूल्स में मैं अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी अरसा हो गया एलीट स्कूल्स में पढ़ाए हुए। 2007 तक मुझे पता है कि जो कमेंट्स लिखे जाते थे वो जनरली वैसे तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ही इम्प्रेशनिस्टिक है, कि जो टीचर का उसके स्टूडेंट के बारे में इम्प्रेशन है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, तो वो ठीक है। लेकिन बाज दफा वो वहां पर भी जनरल कमेंट्स जो हैं वो पहले से एक कैटेगरी स्टूडेंट को सामने नहीं रखा होता, वो कमेंट्स जो हैं वो अलग से आपकी वो मैनेजमेंट जो है वो दे देती है, ये कुछ कमेंट्स हैं और ये कमेंट है, और स्टूडेंट की कैटेगरी को देखते हुए अच्छा इसने 60% मार्क्स लिए हैं तो 60%, 50 और 60% वाले को के लिए ये कमेंट्स हैं। वो कमेंट्स जो है वहां पर पहले ही उनकी जो मसलन कह लें कि डायरी में लिखे हुए हैं वो उससे कॉपी पेस्ट करते हैं टीचर्स। तो सर हमारा जो बोर्ड सिस्टम है वो तो सिर्फ साइंटिफिक ही यूज कर रहे हैं अप्रोच। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब ऐसा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये 2007 सादिया इफ्तिखार जी जी आप क्लास कुछ जाग पड़ी है या ना? हाँ लगता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप होना शुरू हो गए हैं कि बात किस चीज के बारे में। जी देखिए, अगर हम ये दोनों अप्रोचेस तो हमारी यूज हो सकती हैं, बल्कि हो रही हैं, लेकिन साइंटिफिक अकेली अप्रोच यूज हो रही है, लेकिन मॉडर्निस्ट अकेली अप्रोच यूज नहीं हो सकती। हम सिर्फ कमेंट में बच्चों को उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते कि आपका बच्चा अच्छा है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। उनको नंबर्स भी चाहिए होते हैं जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं। हाँ ये अच्छी बात कर रही हैं आप। ये हमारा चूंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो
नंबर्स के ही इर्द गिर्द घूमता sir. है। इवन अगर आप पीटीएम अगर एज अ टीचर आपने अटेंड की है तो पेरेंट्स इस हवाले से बहुत कीन होते हैं कि मेरा बच्चा क्लास में स्टैंड कहाँ करता है, फर्स्ट है, सेकंड है, Exactly. थर्ड है, या ये 10th स्टेज पे है, कहाँ पर स्टैंड करता है। तो जिस तरह का अकाउंटेबिलिटी का दौर है, इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल जो है मैं आपको वो है तो थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या इश्यू क्या है, कि अगर नंबर्स में क्यों ये ट्रेंड नंबर्स का क्यों है। एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है। एक यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से बातचीत चल रही थी, एक कॉन्फ्रेंस में वो आए हुए थे, तो बस उनसे बातचीत चल पड़ी और उस बातचीत के दौरान वो जिक्र कर रहे थे हायरिंग के हवाले से कि जो मसलन यूनिवर्सिटी के टीचर्स वो हायर करते हैं या इवन स्टाफ जो है हायर करते हैं, तो उसके लिए वो तरीक़ेकार उनका क्वांटिटेटिव क्यों होता जा रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव क्यों होता जा रहा है, वो क्वालिटी या क्वालिटेटिव क्यों नहीं है। वो मतलब इस चीज को क्यों नहीं वो इंश्योर कर रही कि उस बंदे के अंदर क्वालिटीज हैं भी कि नहीं। ये वो सिर्फ उनके जो एफएससी, एफए, बीए, मास्टर, या इवन एमफिल और पीएचडी के हवाले से उनकी जो डिग्रीज हैं, सिर्फ उन्हीं को क्यों वैल्यूएट किए जा रहे हैं और उसके बेस पे वो मेरिट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जबकि नंबर्स जो हैं वो बाज दफा ट्रू पोटेंशियल उस पर्सन का नहीं रिफ्लेक्ट करते। और टीचिंग का प्रोफेशन ऐसा है जहां पर फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वो क्यों नहीं इन चीजों को असेस कर रहे, या कहें कि इंटरव्यूज जो है उनको, ये इंटरव्यू जो है ये क्वालिटेटिव मेथड है, ये ज़हन में रखें कि क्वालिटेटिव मेथड ही क्यों नहीं यूज कर रहे उसको असेस करने के लिए कि वो किस हद तक अपने आप को कोहेरेंटली एक्सप्रेस कर सकता है, और जो कि एक टीचर की एक बेहतरीन क्वालिटी होती है जिसके बगैर कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता। सादिया इफ्तिखार मेरी बात सुन रही हैं? सायरा बिलाल? यस सर। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हम ज्यादा क्वालिटेटिव की तरफ मूव कर जाते हैं, ज्यादा मार्क्स जो हैं वो क्वालिटेटिव की रख देते हैं, तो और जो कि एक सब्जेक्टिव चीज होती है, नतीजे के तौर पर ये होता है कि वही लोग उठ के तो वो जिसके मार्क्स, जिसके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि ये थीटा है, वो लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है तो वो जॉब नहीं ले पाता, तो नेक्स्ट डे वो कोर्ट चला जाएगा और वो केस कर देगा। कहते हैं कि मैं या हम लोग जो हैं अब उन चीजों से बचने के लिए हम फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स की तरफ देख रहे होते हैं, यानी उसके ग्रेड्स क्या थे, उसने क्या अचीव किया, उसकी बेस पे मेरिट जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं, और इंटरव्यू का जो पोर्शन है वो कम से कम किया जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सर ये आगे मतलब इंटरव्यू और जॉब सिलेक्शन जो आपने अभी बात की कि उनका क्राइटेरिया ये है, तो उसके लिए तो फिर हमें पहले स्कूलिंग लेवल से ये क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा ना, ये क्वालिटेटिव वाला, तभी हम अब जरा इसी एग्जांपल को वापस लेके आए और स्कूल्स की तरफ ले आते हैं, और जहां पर लोग जो हैं बहुत ज्यादा मसलन एलीट स्कूल्स में मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वो कंसर्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे के लिए ट्यूशंस अरेंज की होती हैं, घर पे टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, खासतौर पे ओ लेवल और ए लेवल पे। तो
इवन निचले लेवल पे भी यही बात ही है। तो वो ये चाहते हैं कि चूंकि वो कंसर्न है और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट, उनका बच्चा जो है वो वेल परफॉर्म कर रहा हो, तो वो फिर कंपैरेटिवली देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। अगर आप उसको नंबर के जरिए से सेटिस्फाई नहीं करते तो वो जो है एनॉय हो सकता है। ये समझ आ रही है बात की जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सना सर, सेटिस्फेक्शन जी सर, लेवल आ जो रही है। है वो नंबर्स दे रहे हैं। जी, बस ये जो कल्चर है ये इसलिए पॉपुलर है कि नंबर्स के जरिए से आसानी से वो देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्वालिटेटिव का ये है कि वो सब्जेक्टिव है, वो उसको कंपैरेटिवली दूसरों से कंपेयर नहीं कर पाते। जी, अगर फलां का बच्चा है तो वो कहाँ स्टैंड करता है और मेरा बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। खालिद परवेज, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, ये सारा दिन यही इंक्वायरीज भुगत रहे होते हैं कि उससे बेहतर हो बेशक। जी, आज आप कहीं कुएं में बैठे हैं, क्या हो गया है? सर मैंने फोन चेंज किया, आज पहली क्लास इस पे ली है। कुछ मैं अभी चेंज करता हूँ, हेड फ्री वगैरह लगाता हूँ, इससे शायद कुछ मसला आ रहा है। इसको मुंह के सामने रखे, ठीक हो जाएगा। जी सर, मैं अभी और नजदीक की है। बिल्कुल आप सर, ये एक रियल इशू है सोसाइटी का कि लोग जो है ना वो कंपैरिजन चाहते हैं और दूसरे से बेहतर चाहते हैं। बेशक वो भी डाउन हो और वो खुद भी डाउन हो, लेकिन बेहतर हो दूसरों से। जी बिल्कुल, क्योंकि ये और कोई प्रोफेशनल लाइफ में कौन है यहाँ पर? किधर गई वो अस्का? जी सर, मैं भी एक एग्जांपल कोट करूं? जी बिल्कुल करें, जरूर, जो करना चाहिए। इससे तो अच्छी बात नहीं है कि आप लोग जरा इसको, मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं। जी सर, जाग रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे हम मतलब पीटीएम्स होते हैं या पेरेंट्स जब आते हैं अपने बच्चों का रिजल्ट लेने, तो वही खालिद भाई वाली बात, वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे में कितनी एबिलिटी है, उनके बच्चे ने कितने ग्रेड्स लिए। हर पेरेंट्स ने, बल्कि हर मदर जो है ना, वो ये कहती है अच्छा मेरे बेटे के तो इतने हैं, अच्छा वो फला बच्चा जो है जरा उसकी रिपोर्ट कार्ड दिखाइएगा, जरा उसके ग्रेड्स दिखाइएगा। यानी कि वो हर चीज में कंपेयर करते हैं। इवन सर वो एक एक सब्जेक्ट को, एक एक जो मतलब कोर्स होता है उसको लेके देखते हैं। अच्छा इसमें इसने क्या अच्छी प्रेजेंटेशन की होगी, जो 2 नंबर इसके ज्यादा है, इसमें इस बच्चे ने क्या किया होगा। इतना पेरेंट्स जो है वो फोकस करते हैं दूसरों के बच्चों पर। जी, लेकिन हम अलाउ नहीं ना करते उनको, हाँ। हर किसी का दिखा दे उनको। जी लेकिन नहीं, बिल्कुल, मोस्टली जी स्कूल्स में नहीं अलाउ करते। लेकिन जैसे सर ने कहा था ना कि वो लो प्राइस के, लो कॉस्ट जो स्कूल्स होते हैं, तो और वैसे भी जो लोग पेरेंट्स ज्यादा कहते हैं जी हम परमिशन लेके आए, कर लिया, आप हमें शो कर दें ताकि हमें पता चले हम कितनी इम्प्रूवमेंट करवाएं अपने बच्चे को, फिर उन्हें दिखाना पड़ता है। जी इसीलिए ये चीज जो है ये आपको यूनिवर्सिटीज में भी मिलेगी। आपने नोट तो किया होगा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे के मार्क्स ना पता लगे और वो डायरेक्टली उनके पोर्टल पे, वो बाद में दूसरी बात है कि वो एक दूसरे से डिस्कस करते रहें, लेकिन मार्क्स जो है वो इंडिविजुअली पोर्टल पे भेज दिए जाते हैं। कभी लिस्ट जो है वो शेयर नहीं करता। शुरू में की और एक्सपीरियंसेस जब मुझे पता चले कि ये यूनिवर्सिटी में भी अभी बच्चे ही हैं, तो फिर मैंने बात समझ आई है मेरी ये कहने की कि यूनिवर्सिटी में भी अभी समझ बच्चे आ हैं। रही है सर, आ गई है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं फिर। जी, हम क्यों आए हैं? फर्ज करें एक्चुअली कि बात ये है कि लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानते, वो कहते हैं हम सही हैं, बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल सही है। दूसरों का ये नहीं कि आप उस दूसरे का स्टैंडर्ड देखें, उसकी प्रेजेंटेशन देखें कि उसने किस तरीके से प्रेजेंट की है, अपनी गलती कभी नहीं मानते। खुद में हर इंसान गलत होता है, गलत नहीं यानी कि खुद में कुछ खामियां भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान बिल्कुल ही परफेक्ट होता है, लेकिन ये है कि कोई भी अपनी खामी को नहीं देखता। मैं इसको इस तरह से बताऊंगा कि
शायद आप लोगों से पहले भी शेयर किया हो कि स्टूडेंट थी, पीएचडी की स्टूडेंट थी। तो मैं घर के लिए निकला, रास्ते में अभी गाड़ी पे था तो स्टूडेंट की कॉल आ गई, तो रोए जा रही है, सर मैंने आपसे बात करनी। पीएचडी की स्टूडेंट है, उसकी बेटी खुद जो है, सॉरी बहू जो है, वो बेटी भी माशाल्लाह बड़ी सी है, लेकिन बहू जो है वो खुद जज है। आप इससे अंदाजा लगा लें तो कि एज क्या होगी। तो मैंने कहा अभी मुझे आवाज नहीं सही सुनाई दे रही, तो मैं घर चल के, आप मुझे ना 10 मिनट के बाद कॉल कर लें। मैं घर के पहुंचते ही गया तो उसकी कॉल आ गई दोबारा, रोए जाए। सर मैं मुसल्ले पे बैठी हूँ और मेरे बहुत कम मैंने दुआएं मांगी हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए क्या दुआ। तो कहती है कि सर फलां के नंबर जो है वो मुझसे ज्यादा क्यों आए हैं, जबकि मैंने इतनी मेहनत की थी। तो उस स्टूडेंट को तो आपने दूसरी दफा तीसरी दफा प्रेजेंटेशन के लिए कहा था। जैसे यहाँ पे भी एक ग्रुप था जिसको मैंने कहा कि आप दूसरी दफा प्रेजेंट करें, ऐसे ही था कि दूसरा था वो ग्रुप, दूसरी क्लास था, मुझे याद नहीं रहा। सर वो रिफ्लेक्टिव में था। रिफ्लेक्टिव में था। तो अब मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि वो स्टूडेंट जो है एग्जाम जो है उसके लिए आपको उसको जज करें उसकी प्रेजेंटेशन पे, कि वो सारी की सारी जो की अगली जो प्रोग्रेस है वो उसी तरह की होगी जैसे कि वो प्रेजेंटेशन के दौरान था। क्या पता उसे शर्म आ गई और उसने बहुत मेहनत करना शुरू कर दी हो, और अगले 1-2 माह में जब तक फाइनल टर्म एग्जाम आया तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा, और फिर उसके बाद आखिर पे जाके जब फाइनल टर्म एग्जाम हुआ तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस ऐसे हों जो उसकी तैयारी उसने की थी और वो अच्छे मार्क्स उसने ले लिए। आप उससे कंपेयर ना करें, आप अपने आप से देखें कि आप पहले से कितनी इम्प्रूव है। स्वीडिश सिस्टम में चलें आप तो थोड़ा सा मैं आपको इंटरनेशनली कंपैरिजन भी देता हूँ। स्वीडिश सिस्टम में कभी भी, क्योंकि वो इगलिटेरियन सोसाइटी है, इगलिटेरियन सोसाइटी मीन ऐसी सोसाइटी जो इक्वालिटी पे बिलीव करती है, तो कभी भी ग्रेड्स का कभी कहीं पे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंसर्न होते थे, वो नहीं कंसर्न होते थे कि ग्रेड्स भी कुछ चीज है। ठीक है, वहां पर ना टीचर्स ने कभी इस चीज पे एम्फोसिस दिया कि आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, ना उनके स्टूडेंट्स इस चीज के बारे में कंसर्न होते थे कि ग्रेड्स अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए। लेकिन हम इंटरनेशनल जो दूसरे सिस्टम से आए हुए होते थे, ये अमूमन खास तौर पर हम पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं कंसर्न रहते थे कि जी ग्रेड्स और ये CGPA जिसे आप कह रहे हैं ये हाई रहने चाहिए, ये भी कुछ चीज है जो मैटर करती है। पर मैटर तो करती है ना सर, कल्चर है सर हमारा ना। सर ये तो कल्चर टू कल्चर तो वेरी करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको भी पता है कि मेरी हायरिंग जो है इन्हीं ग्रेड्स की बिना पर हो गई है। ऐसा ही है, कहीं पे किसी ने मुझे हायर करना है, किसी जगह पे किसी ने रखना है, किसी ने मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को असेस करना है, तो वो इन नंबरों से करना है। ठीक है, आपकी तो वैसी हो जाएगी सर। जी सर आपकी तो वैसी हो जाएगी माशाल्लाह सर। हमारी बात कर रहे हैं उस्मा।
सर कह रहे हैं कि हम लोगों को ये पता है कि हमने अगर कहीं पर जॉब के लिए जाना है तो हमारी हायरिंग हमारे मार्क्स देखकर होगी। ठीक, सही कह जी उस्मा ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं आप सही कह रही हैं। हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ, आप फर्दर इसको देख लें और कुछ डिस्कशंस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और उसको समझना जरूरी है। ठीक है जी, 5 मिनट्स दे रहा हूँ। ओके सर। क्या वजह, सारे ब्रेकफास्ट करने चले गए हो? नो सर, यहीं पर ही है। तो क्या वजह है, आगे क्यों नहीं? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो चुके हैं और नूर आप इधर ही हैं? जी सर। क्या आपने सीखा है यहाँ पे? सर उस पे ही देख ही रही थी, साइंटिफिक अप्रोचेस और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस डिफरेंस। बस देखती रह गई हैं? सर नहीं, गूगल कर रही थी। गूगल पे क्या कर रही थी? अरूसा जैदी, जी सर। आप कुछ समझ पाई हैं? जी सर, समझ आ गया। इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं या डिफिकल्ट हैं? नहीं सर, इंटरेस्टिंग है। बोरिंग है? नो सर। बोरिंग भी है? नो सर। चलें फिर आगे, आप जो प्रेजेंटर हैं वो शुरू कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं, मजीद वक्त नहीं लगाते इस पर। थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी, ये वाली स्लाइड ही करनी है आपने प्रेजेंट। यूटिलिटेरियन वर्सेस इंस्टीट्यूशनिस्ट अप्रोच। यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है वो क्लियरली तौर पे साइंटिफिक मॉडर्न अप्रोच से लिंक करती है। मतलब कि यूटिलिटेरियन जो हैं वो लॉन्ग ग्रुप को देखते हैं, जैसे कि इंटायर स्कूल होते हैं और स्कूल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और फिर डेटा गैदर करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम के इम्पैक्ट क्या रहे। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आते हैं, जो ओवरऑल सिर्फ प्रोग्राम के जो इम्पैक्ट होते हैं उनको देखते हैं कि वो कितने परसेंट जो है वो सक्सेसफुल रहे, स्टूडेंट ने कितने परसेंट जो है वो नंबर हासिल किए। इनका जो फोकस है ना बस इस बात पर होता है। जबकि जो इंट्यूशनिस्ट अप्रोच है ये फोकस करती है ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्न अप्रोच से, ये लिंक करती है, और ये जो डेटा है वो गैदर करते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद कि जो प्रोग्राम के इम्पैक्ट थे वो क्या थे और क्या रहे हैं इंडिविजुअल पर और जो स्मॉल ग्रुप होता है उस पर। इसमें स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं उनको देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट उनसे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जिनके थ्रू जो है उनको उनकी असेसमेंट होती है कि बच्चे ने जो है वो कितना नॉलेज गेन इरम, आपकी आवाज नहीं आ रही। इरम, एक और आपसे मैं, बाकी स्टूडेंट भी इन्हें गाइड करें, ठीक है? जरा ये फर्क करके लाएं कि यूटिलिटेरियन और ये दूसरा वर्ड जो है ये क्या आपने लिखा है, और क्या आपने जो लिखा है ये ठीक वर्ड लिखा है या गलत लिखा है। सारे जो हैं जरा बुक कंसल्ट करें, सारे बुक कंसल्ट करें और जरा चेक करें। अभी बोलना नहीं है, एक दफा बुक सारे कंसल्ट कर लें।
इरम आपकी आवाज नहीं आ रही। लगता है इरम को हमारी भी नहीं आ रही। इकरा तारिक। इकरा तारिक। सादिया इफ्तिखार। यस सर। बच्चे मैंने एक टास्क दिया था कि ये जरा फर्क बताएं कि यस सर देख ये टर्म जो है इसको ठीक करना है और ये क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकता है? वैसे तो आपसे अभी मुखातिब हूँ, आप ही बताएंगे। मैं बुक खोल रही हूँ तो मैं देख के बताती हूँ। इतनी देर में भी हेरा इनाम आप क्या कर रही हैं? वो दूसरे रूम से लेने यहीं पर हूँ सर, मुझे पता चल गया। प्रॉब्लम है? जी सर। जी सर प्रॉब्लम है, नीचे स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं और ऊपर जो इंस्टीट्यूशनिस्ट लिखा हुआ है वो गलत है। एस नहीं आना चाहिए। एस नहीं आना हेरा, एस एस नहीं आना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है, शुरू करें। आप मतलब दोबारा से स्टार्ट करो, इंट्रिंसिक वर्सेस पे ऑफ। इरम आप यही वाली करें, आप इंट्यूशनिस्ट बता रही हैं। इंट्यूशनिस्ट जो है इंट्यूशनिस्ट है वो आप दोबारा करें, और सर कह रहे हैं कि आपने जो मेन हेडिंग है वो इंस्टीट्यूशनिस्ट है, वो गलत है। एस नहीं आता, इंट्यूशनिस्ट आता है। आपने यूटिलिटेरियन और इंट्यूशनिस्ट के दरमियान फ़र्क बताना है कि यूटिलिटेरियन क्या है और इंट्यूशनिस्ट क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसकी वैल्यूएशन बतानी है आपने, क्लासिफाई करना है इसको। दोबारा से आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, प्रॉपर नहीं आ रही थी, नेट प्रॉब्लम आ रहा था। जी ठीक है। यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है वो क्लियरली तौर पर साइंटिफिक मॉडर्न अप्रोच के साथ लिंक करती है। यूटिलिटेरियन इवैल्यूएटर्स जो हैं वो लॉन्ग ग्रुप को देखते हैं, जैसे कि इंटायर स्कूल और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और फिर डेटा गैदर करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम के जो इम्पैक्ट थे वो क्या रहे। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आते हैं, जो ओवरऑल अपने प्रोग्राम के इम्पैक्ट को देखते हैं कि वो कितने परसेंट जो है वो सक्सेसफुल रहे और स्टूडेंट ने जो है वो कितने परसेंट नंबर हासिल किए। उनका फोकस सिर्फ इस चीज पर होता है। जबकि इंट्यूशनिस्ट जो अप्रोच है ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ लिंक करती है और जो है ये डेटा गैदर करते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद कि प्रोग्राम के जो इम्पैक्ट थे वो क्या थे और क्या रहे इंडिविजुअल पर और स्मॉल ग्रुप पर। इसमें स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव स्किल्स को देखा जाता है और डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं उनके थ्रू जो है उनकी असेसमेंट होती है कि स्टूडेंट ने कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है। जैसे कि जो लीड स्कूल्स होते हैं उनमें वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है और एक्टिविटीज करवाई जाती हैं कि स्टूडेंट ने कितना इंटरेक्ट किया और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट लेवल क्या रहा है और जो है वो उनमें और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं और छोटी छोटी चीजों को जो है उसमें वो पॉइंट आउट करते हैं और सिर्फ वो जो है मार्किंग पर फोकस नहीं करते हैं इंट्यूशनिस्ट अप्रोच में।
मेरा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, अगर आप अलाउ करें तो मैं ऐड कर दूं। जी बिल्कुल। ये जो यूटिलिटेरियन है, इसके अंदर एक्सटर्नल इवैल्यूएटर होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं स्कूल्स का एक दूसरे स्कूल्स के साथ। और अगर इंस्टीट्यूशनिस्ट को देखा जाए तो ये एक्सटर्नल इवैल्यूएटर नहीं होते, ये क्योंकि स्मॉल ग्रुप पर होता है तो इसमें फिर इंटरनल इवैल्यूएटर ही रहते हैं किसी प्रोग्राम को चेक करने के लिए। ठीक है, और एक एग्जांपल इसकी आ रही है मुझे याद, अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जांपल दीजिए। जी, एग्जाम्पल ये थी कि अभी थोड़ा कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले की बात है, प्रोग्राम के हवाले से तो नहीं बात करती मैं, सिर्फ एक छोटे से चैप्टर से रिलेटेड बात करती हूँ। करिकुलम में पाकिस्तान स्टडीज की 9th क्लास की बुक में करिकुलम में एक चैप्टर ऐड हुआ था हकूक़े नुस्वा का। ठीक है, तो वो पहले उसके अंदर ऐड नहीं था। जब वो ऐड हुआ तो उसके बाद जब उसकी इवैल्यूएशन की गई तो वो फिर यूटिलिटेरियन में लार्ज स्कूल्स में देखा जाएगा कि कौन से स्कूल ने ज्यादा अच्छे तरीके से इस पे काम किया है और उनको रिजल्ट उसके ज्यादा एक चैप्टर के आए हैं कि क्या फायदा हुआ इस एक चैप्टर को ऐड करने से। ठीक है, और अगर हम उसी को इंस्टीट्यूशनिस्ट में देखें तो वो सिर्फ एक क्लास टीचर ऑब्जर्व करके स्टूडेंट का बता सकती है कि उसने क्या उसके आउटकम आए हैं इस चैप्टर को ऐड ऑन करने से, और क्या उसके ड्रॉबैक्स रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स किस लेवल पर गई हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आई हैं, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। जी बिल्कुल हबीबा, यही बात है कि वो इवैल्यूएट होता है यूटिलिटेरियन को हाई लेवल पे, यानी कि लार्ज ग्रुप में इवैल्यूएट किया जाता है, और इंट्यूशनिस्ट को जो है वो स्मॉल में किया जाता है कि वो सिर्फ जो क्लास टीचर है वही कमेंट्स कर सकती है, वही इवैल्यूएट कर सकती है कि जो नया करिकुलम हमारा आया है उसमें क्या इम्प्लीमेंट किया जाए। देखें ना, ये जो बेस कर रहे हैं ना वो क्वांटिफाई और क्वांटिफाई कर रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं। अब जो लार्ज स्केल पे आप क्वांटिटेटिव डाटा तो एनालाइज कर सकते हैं, अब इंटरव्यूज तो नहीं आप कर सकते 1000 बंदे के, तो शायद एक ये भी रीजन है कि हम लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल की। थैंक यू। यू वेलकम। चलिए ठीक है, इधर आगे नेक्स्ट स्लाइड करें। इंट्रिंसिक वर्सेस पे ऑफ अप्रोच। इंट्रिंसिक अप्रोच में जो है वो इंट्रिंसिक अप्रोच में हम ओवरऑल जो करिकुलम की डेवलपमेंट है उसको देखते हैं कि करिकुलम कितना अच्छा डेवलप हुआ है। इंटरनली देखा जाता है कि कंटेंट की क्या वर्थ रही है, पर्टिकुलर करिकुलम को बनाने के गोल क्या थे। चेंज करें। इंट्रिंसिक वर्सेस पे ऑफ अप्रोच शो हो रहा है? जी शो हो रहा है। जी स्टार्ट कीजिए एकदम। ओके, थैंक यू सना। इंट्रिंसिक अप्रोच में ओवरऑल जो करिकुलम की डेवलपमेंट को देखते हैं कि जो करिकुलम है कितना अच्छा डेवलप हुआ है। इंटरनली देखा जाता है कि कंटेंट की क्या वर्थ रही और पर्टिकुलर करिकुलम को बनाने के गोल क्या थे, करिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा रहा और मेथड्स कौन से यूज हुए हैं, उसमें क्वालिफिकेशन क्या थी उन लोगों की जिन्होंने करिकुलम को डेवलप किया, और स्टाफ का एटीट्यूड कैसा रहा। ये देखना कि करिकुलम ना सिर्फ अच्छा है बल्कि ये अपने गोल और जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाया है या नहीं, और जो मेथड्स यूज हुए हैं आईएलओएस के साथ मैच करते हैं आउटकम से, जो लर्निंग आउटकम्स बनाए थे हमने एंड ऑफ द सेशन वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। ये जो इंट्रिंसिक अप्रोच है ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और जो समेटिव एवेल्युएशन है दोनों का यूज उसमें किया जाता है, मतलब कि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से इसको असेस करते हैं। जैसे कि अलीड स्कूल में 9th और 10th क्लास में जो है मार्किंग के साथ साथ दूसरी जो स्किल्स होती हैं उनको भी देखा जाता है कि स्टूडेंट ने किस तरह से कंटेंट का नॉलेज गेन किया है। हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें भी ये अप्रोच यूज होती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे मार्क्स भी होते हैं, हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, हमारी जो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हमारी क्लास पार्टिसिपेशन होती है और हमारी क्लास परफॉर्मेंस, इन सब चीजों को देखा जाता है। और जो
फॉर्मलाइज किस्म का जो असेसमेंट होता है वो भी ली जाती है, और फीडबैक के जरिए भी जो है ये पता चलता है कि करिकुलम कितना अच्छा डिजाइन हुआ है। पहला जो फीडबैक होता है वो स्टूडेंट के रिजल्ट से मिलता है, और जो दूसरा फीडबैक होता है वो स्टूडेंट से लिया जाता है कि उन्होंने क्या फील किया इस करिकुलम, इस कोर्स को पढ़ने के बाद, या इसमें मजीद किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, या इस कोर्स से कितनी डेवलपमेंट हुई, या इस कोर्स ने कितना हेल्प किया आपकी डेवलपमेंट में, या आप किस हद तक आपकी जो लर्निंग है वो हुई है। अब जो पे ऑफ अप्रोच है उसमें जो है वो एग्जाम के थ्रू नहीं बल्कि जो फीडबैक के थ्रू ये पूछते हैं कि करिकुलम जैसा भी है, लेकिन करिकुलम की इफेक्टिवनेस नहीं देखते, बल्कि ये देखा जाता है कि इस करिकुलम ने स्टूडेंट को के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ा है, आया किस हद तक जो है इन पर करिकुलम ने अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा है, या कितना इम्पैक्ट रहा है उस करिकुलम का। इस अप्रोच में इस बात पर तवज्जो नहीं होती कि करिकुलम अच्छा है या बुरा है, बल्कि सिर्फ फोकस इस बात पर किया जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है। जो करिकुलम डिलीवर कर दिया गया है उसका जो इफेक्ट है वो देखा जाता है, इसमें कितनी जो है वर्थ रही है। ये पे ऑफ अप्रोच में हम सिर्फ वर्थ को ही देखते हैं, जबकि जो इंट्रिंसिक अप्रोच है उसमें हम इंटरनली सारी चीजों को देखते हैं कि करिकुलम कैसा रहा, उसको बनाने में कौन कौन से मेथड्स यूज हुए और किस किस तरह से सारी चीजों को लेकर जो है वो करिकुलम को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। Formative and summative evaluation. Another way to view evaluation is in term of formative and summative evaluation. Formative evaluation क्या होता है और summative evaluation क्या होता है? Formative evaluation इसमें assessment during learning की जाती है, जबकि जो summative evaluation होता है इसमें assessment जो है after learning की जाती है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में ये देखा जाता है कि जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है उसका टाइम टू टाइम जो है वो इवेल्युएट करते रहना, उसका डिजाइन ठीक था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी थी, या उसका जो है इंस्ट्रक्शन का जो वे है वो सही है या नहीं है, और लर्नर की परफॉर्मेंस को असेस करते रहना ड्यूरिंग लर्निंग, कि स्टूडेंट के लिए जिन चीजों को लर्न करना मुश्किल होता है उनको एक्टिविटीज के जरिए समझाना, डिस्कशंस के जरिए स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करना। कोर्स के दौरान लर्निंग और टीचिंग को असिस करते रहना, और जो जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो वहां प्रोग्राम को मॉडिफाई करके उसको इम्प्रूव करना। मतलब ये कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है, कि इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू, आप बहुत अच्छे अंदाज में बता रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको और इंटरैक्टिव फिर बनाना चाहूँगा और आप सबको टास्क दे रहा हूँ कि आप 5 मिनट्स लेंगे और देखेंगे कि लर्निंग से क्या मुराद है। ये बड़ी ये हम टीचर्स का या जो भी एजुकेशन पढ़ रहा है उसके लिए लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही की कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग है क्या, कब आप कह सकते हैं कि लर्निंग स्टूडेंट्स की हो रही है और कब कहते हैं कि लर्निंग नहीं हो रही, और ये है फिनोमिनन एक्चुअली है क्या। अनिका कफील, ये एक अनिका अब देखिए ना, अनिका अब सुबह सुबह नाश्ता बनाने चली गई है। बेचारी इरम जो है वो बगैर नाश्ते के बोले जा रही है और जी कोई सर, सुन नहीं आज रहा। मैं छत पे भी बैठी हूँ। वो क्यों? सर वो नीचे क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, बार बार सिग्नल सही नहीं आ रहे होते, तो इसलिए मैंने कहा मेरी प्रेजेंटेशन। कहाँ से क्लास पढ़ा रही हैं? सॉरी, कहाँ से लॉग इन है आप? सर कसूर साइड पे।
ये कसूर से हैं जी, बड़ी इस कसूरी बच्ची का देखें, कुर्बानी देखें। और अनिका, आप शर्म करें, लाहौर से हैं और अभी तक आप सिर्फ लॉगिन होके गायब हो जाती है, अभी भी नहीं बोली, इसका मतलब है गायब है ये। नूर, आप इधर ही हैं? यस सर। नूर, आज खैर है? सर मैं पहले भी होती हूँ, अच्छा, बल्कि लास्ट मेरी अटेंडेंस भी नहीं लगी हुई। जी जी ठीक। आज अटेंडेंस नहीं लगी? सर लास्ट क्लास में नहीं लगी, लेकिन मेरी क्लास में थी, लेकिन अटेंडेंस एब्सेंट लगी हुई है। खालिद, इनका मसला हल कर देना, ये बेचारी जो कर दिया आपने, हाँ वो जी, मैसेज किया है ना, तो इनका कर मसला हल कर दिया करें। ये बेचारी हर वक्त ही किसी ना किसी मसले में दो चार होती हैं। मैं पिछले 3-4 सेमेस्टर से नूर को जानता हूँ और कोई ना कोई इनका मसला जो है वो रहता ही है। आज अटेंडेंस का मसला है, आप खालिद मसला हल कर देंगे, ठीक है? ठीक है नूर। और कुछ? नूर क्या कह रही है? मैंने कहा सर इस सेमेस्टर के बाद आपकी जान छूट जाएगी मेरे से। हम दुआ ही कर सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है बात। अल्लाह करे आप अच्छा परफॉर्म करें, आप अच्छी डिग्री लें, अच्छी जॉब आपको मिले, किसी अच्छे सिस्टम में आप काम कर रही हो, और मेरी तो यही दुआ होती है। बहरहाल सायरा बिलाल, आप भी इधर ही हैं? एक और वो लड़की जो हर वक्त टहनी पकड़ के खड़ी होती है, वो क्या नाम है उसका? अरूज नाम है सर उसका। सर वो भी आज वो सिर्फ अटेंडेंस लगा के गायब हो गई है। खालिद साहब, उसकी एब्सेंट हो जानी चाहिए। ठीक है सर, मैं हाँ, उसकी एब्सेंट होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब ये इरम बेचारी इतनी कुर्बानी दे रही है कि अभी तो सूरज भी चढ़ रहा होगा और इसके लिए तकलीफ दे है इतना प्रोसेस। छत पे बैठी है कसूर में। चढ़ चुका है ठीक ठाक, अच्छा खासा चढ़ चुका है सर। हाँ, तो बेचारी खासी तकलीफ में होगी और फिर भी आप लोग जो है वो सुनना नहीं चाह रहे, ये तो फिर गलत बात है। वो जो अरूज हैं वो गायब हैं, अनिका जो है वो लॉगिन होके गायब है। इनकी अरूज की अनिका की एक और सहेली भी है, वो भी गायब है शायद आज। पर मैं जो टास्क आपको दिया था वो लर्निंग है क्या, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ये है क्या चीज, इसके बारे में आपको 5 मिनट्स और देता हूं। आप इसको पढ़ें, देखें, गूगल सर्च करें कि लर्निंग है क्या। असेसमेंट, वैल्यूएशंस ये उसी वक्त की जा सकती है जब आपको क्लियरली पता हो कि लर्निंग है क्या। ठीक है सना? लर्निंग नॉलेज है, बिहेवियर है, नहीं, लर्निंग नॉलेज नहीं है। जरा देख ले, थोड़ा सा और पढ़ ले। 5 मिनट दे रहा हूँ ना उज़मा, 5 मिनट दे रहा हूँ ना। ठीक है सर। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले ले। आपसे आते साथ आपसे दोबारा मैं आपसे ही शुरू करूंगा कि लर्निंग क्या है। ठीक है जी सर। जी खालिद साहब, आपको पता है कि लर्निंग क्या है? बल्कि सॉरी, इनसे पूछना था। जी सर। उज़मा, आप इधर ही हैं? जी सर, मैं इधर सर, मैं कहीं नहीं भागी सर, मैं इधर कहीं नहीं भागी। मुझे उम्मीद है आप कहीं नहीं भागेंगी, लेकिन अभी मुझे ये बताएंगी कि क्या आप बता सकती हैं कि लर्निंग क्या चीज है?
सर लर्निंग जो मैंने सर पढ़ा सर, लर्निंग जो एक प्रोसेस है सर, वो जो चेंज है सर, विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। सर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में या अपनी उसमें, तो हमें जो चीज़ें हासिल होती हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका रिजल्ट जो है, उससे हम बहुत कुछ मतलब लर्न करते हैं, उससे हम बहुत सी लर्निंग करते हैं और फिर आगे हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हम उससे सबक भी सीखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं और फिर अपनी आगे फ्यूचर के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अक्सर सलीम, जी सर। आपके ख्याल में लर्निंग क्या है? सर लर्निंग जो है एक्चुअली ये है कि जब हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं, उस चीज़ से रिलेट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, और ये नॉलेज हम तब गेन करते हैं जब हम जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उसके बारे में मेंटली जो नॉलेज है ना, उसको ग्रैस्प करते हैं। और ग्रैस्प करने से मुराद ये है कि मतलब जब हम देखते हैं उसमें क्या क्या मतलब एलिमेंट्स उसके देखते हैं, उसको मतलब इंटरप्रेट करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी वर्डिंग में, या अपने एक्शन के थ्रू हम जब उसको जो है वो डिस्प्ले करते हैं दूसरों के सामने, तो मेरे ख्याल से ये लर्निंग। मेरा नाम आपके ख्याल में क्या है? सर अगर लर्निंग को क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लर्निंग जैसे नॉलेज, एक क्लास में हमारा एक टीचर हमें नॉलेज दे रहा है, कंटेंट दे रहे हैं, वो जिस हद तक हम उस कंटेंट को ग्रैस्प कर पाए वो हमारी लर्निंग है, जितना याद रख पाए हैं। सर मैं बताऊं? जी हाँ बिल्कुल। सर नॉलेज एक प्रोसेस है टू गेन द नॉलेज, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग कभी भी एंड नहीं होती। हम अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ खाली स्कूल में नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। तो हमारी जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम टीचिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें लर्निंग की जरूरत है। अगर हमें कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं तो उसको गेन करना, ग्रास्प करना, यही लर्निंग है कि हम उसको कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, न्यू स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं। सर मैं बताऊं? जी सर लर्निंग जो है मेरे अकॉर्डिंग ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। अगर हम एक वर्ड में इसको बताएं तो ये चेंज इन बिहेवियर है। लर्निंग वो है जो आप कुछ सीखते हैं, अपनी स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपके बिहेवियर में चेंज आया, नॉट जस्ट चेंज बट पॉजिटिव चेंज। अगर सीखने के बाद आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो आपकी लर्निंग नहीं हुई। तो अगर सीखने नहीं के बाद तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया, सादिया, जो एटीट्यूड में चेंज आता है उसको आप लर्निंग नहीं कहेंगी? सर सीखने के बाद जो चेंज आएगा ना, अगर हमारी कुछ स्किल है वो पॉजिटिव चेंज, अगर एटीट्यूड में हमारा नेगेटिव चेंज है तो वो तो इकरा तारिक, उसको हमने नहीं। जी इकरा तारिक आप। सर लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है जो कि चेंज को लीड करता है। और सेकेंडली जो अभी बताई थी कि ये एक गेनिंग, इससे लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल्स। इससे नॉलेज देते हैं और हम स्किल्स जो है उनको सीखते हैं। मैं थोड़ा अरुसा ज़ैदी आप बात करें, नहीं तो मैं इसको सम अप कर दूं ताकि सर आप मैं थोड़ा सा एडिशन करूं। अरुसा ज़ैदी आप बात करें, फिर उसके बाद खालिद कर लेते हैं। लर्निंग जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है जिसमें हम न्यू चीज़ें जो हैं वो उसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारी कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो न्यू अंडरस्टैंडिंग क्या है और इंफॉर्मेशन जो है हम गेन करते हैं। इसके अलावा उसके बाद जो है हमारे बिहेवियर में, हमारी स्किल्स में क्या चेंजेस आती हैं, क्या एटीट्यूड हमारा बनता है, और इसके अलावा उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा पहले क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग थी और अब उसके बाद उसको लर्न करने के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो कि लीड करता है एक परमानेंट चेंज एक पर्सन के बिहेवियर में। और वो तभी होगा जब वो कोई भी एक्सपीरियंस करेगा, जब वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, जब वो लर्न करेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम कहीं भी लर्निंग जो है वो रुक नहीं रही होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कही हैं आपने, फिर भी वो ठीक है। चले खालिद परवेज आप बात करें। सर इसमें एक जो बाकी लोगों ने कहा उससे नई चीज मैं ये करूंगा कि ये एबिलिटी है टू ट्रांसफर नॉलेज टू न्यू एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट।
कि मैंने लर्न कर लिया और मैं किसी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट में भी जाता हूँ तो उससे मैं उसको अप्लाई कर सकूं। और ये मेमोराइजेशन और इन्फॉर्मेशन से जरा हम कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे की बात है कि हम जो एक हमारे अंदर जो चेंज, जिस तरह बाकी लोगों ने भी बात की, और जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बेसिकली इनहांस करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैं आपसे एक होलिस्टिक सी डेफिनेशन जो है वो करता हूँ, वो डिस्कस करता हूँ कि जी 3 डायमेंशंस में चेंज जो है, एक है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड, और तीसरा है स्किल्स, या नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स। इस तरह से कर लें आप कि इन तीनों में से किसी में भी चेंज आ रहा है तो एक्चुअली लर्निंग जो है वो अकर हो रही है। इसमें थोड़ा सा जो एक एलिमेंट है परमानेंट होने का, वो भी कंसिडर किया जाता है कि वो चेंज जो है वो परमानेंट टाइप की होनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे जो हैं वो जो डेफिनेशंस हैं वो कुछ बिहेवियरिस्ट डेफिनेशन बता रहे हैं, कुछ कॉग्निटिव डेफिनेशंस बता रहे हैं, कुछ यानी वो जैसे बिहेवियर का चेंज जिसको कहते हैं वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, जी बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो एक जो जनरली जो ज्यादा जो मतलब होलिस्टिक किस्म की डेफिनेशन है वो ज़हन में रखें कि 3 डायमेंशन में से किसी एक में भी चेंज जो है वो, और वो उस नेचर ऑफ द चेंज शुड बी परमानेंट। और वो कौन कौन सी है, वो है, एक कहा हमने कि नॉलेज, दूसरा क्या कहा, स्किल्स एंड एटीट्यूड, और तीसरा है एटीट्यूड। ठीक है। बाज दफा हमारा इनमें से कोई एक में चेंज आ रहा होता है, और उस एक चेंज को भी की वजह से उस प्रोसेस को हम लर्निंग प्रोसेस कह रहे होते हैं। बाज़ दफा हमारे सिर्फ एटीट्यूड जो है वो चेंज हो रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, तो किसी भी शख्स के बारे में, तो वो भी एक लर्निंग काउंट होगी। खालिद परवेज समझ आइए बात की? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, ये वाकई ये 3 डायमेंशंस हैं। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम स्कूल्स में हम तो सिर्फ कॉग्निटिव पे ही फोकस किए हुए हैं, एटीट्यूड और स्किल को तो हम मेजर ही नहीं करते। जी, हम नॉलेज और जो स्किल्स हैं उन पे कम फोकस होता है, एटीट्यूड्स पे तो बहुत ही कम तवज्जो दी जा रही है। अगर हम एटीट्यूड जो है वो बेहतर कर दें हम अपने स्टूडेंट्स के, तो हो सकता है कि हमारे लिए हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, हम बेटर जो है वो सिटीजन्स क्रिएट कर रहे होंगे अगर हम एटीट्यूड्स पे भी वर्क करें। तो ये हमारा ज्यादा फोकस जो है वो नॉलेज पे है, थोड़ा फोकस जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट पे है, और एटीट्यूड्स पे तो बहुत ही कम वर्क किया जा रहा है। तो हमें एज अ टीचर फोकस ज्यादा करना चाहिए एटीट्यूड्स डेवलपमेंट पे। जी सादिया कुछ कहना सर, यस सर, वो ना मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो मैं चली जाऊं? कल अटेंडेंस के लिए जरूरी है, अदरवाइज एब्सेंट मार्क हो जानी है स्कूल में। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप वैक्सीनेशन कराएं अपने लिए भी और कौम के लिए भी। यस जी सर, जरूर कराएं। मैं चली जाऊं? थैंक यू सर। इसके बाद ये ना हो कि सारी क्लास ही कहे कि हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, कि हमें कौम का ख्याल है। तो सर मेरी तो वहाँ पे मजबूरी है ना, स्कूल में मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क होनी, कल बच्चे आ रहे हैं ना। जाएं सादिया। वैसे सर एक नया बहाना मिल गया हमें। तो बहाना नहीं है ये। जी जी बिल्कुल, मुराद ने कहा स्कूल में नहीं आना आपने। नहीं, जो जी ऐसा ही है, ये स्कूल्स वालों के लिए, पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स के लिए खासी सख्ती है। सिर्फ पब्लिक नहीं सर, प्राइवेट स्कूल की जो फीमेल टीचर्स हैं तो मेल आई हुई है। अब सारे अपना अपना मसला ना बताएं प्लीज। इरम खुर्शीद का ख्याल करें, वो बेचारी छत पे बैठी है और कसूर के छत जो है इस वक्त तप जाते हैं।
इरम खुर्शीद की आप बताना शुरू करें बेटा, शाबाश। जी सर, थैंक यू। सर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बता रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन में टीचर्स के लिए जरूरी होता है कि वो कॉग्निट पेडागोजिकल जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनका यूज करते हुए अपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए जो स्टूडेंट की लर्निंग और नॉलेज को असेस करें। टीचर्स को जरूरत है कि वो इस चीज को रियलाइज करें कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक चेकलिस्ट होती है स्टूडेंट की क्वालिटीज की। और इससे भी ज्यादा अगर कहा जाए तो ये जो है ये एक फाइल होती है स्टूडेंट की, जो कलेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं जो टीचर ड्यूरिंग लर्निंग उनसे करवा रहा होता है। जिस तरह से सर आप हमसे छोटी छोटी एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं, अभी आप 5 मिनट्स का टाइम देते हैं कि आप इस पे सोचें, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी डिस्कशन करवाते हैं, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं ये चीजें भी। समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन का एम ये है कि पढ़ाए जाने वाले जो करिकुलम की ओवरऑल क्वालिटी को इवैल्यूएट करना। मतलब ये कि ओवरऑल जो आउटकम है वो कैसे रहें, इसके लिए जो एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट को पढ़ाया है और इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स ने के एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, और इस तरह से जो स्टूडेंट की असेसमेंट की जाती है। बल्कि इससे ये भी मालूम होता है कि जो भी करिकुलम स्टूडेंट को पढ़ाया गया है, जो भी नॉलेज स्टूडेंट को दी गई है, इससे स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हुई है, इसमें वो कितनी इम्प्रूवमेंट आई है स्टूडेंट की लर्निंग में, और उन्होंने कितना नॉलेज गेन किया है। समेटिव इवैल्यूएशन से ये भी पता चलता है कि इस करिकुलम के से रिलेटेड जितनी भी लर्निंग आउटकम्स थी या जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हुए हैं या नहीं। और ये डिपेंड करता है कि मतलब कि कितना यूनिट जो है वो एग्जाम के लिए लेना है, और कितना सिलेबस इसमें हमें इंक्लूड करना है, और कितने जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेकर जो है ये स्टूडेंट की असेसमेंट की जाएगी। समेटिव इवैल्यूएशन से ये भी मालूम होता है कि जो जो हमारे प्रोग्राम ने स्टूडेंट के करिकुलम के गोल्स को अचीव करने के काबिल बनाया है, और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है वो कैसा रहा है, जो करिकुलम में पढ़ाया गया था, उन सारी चीजों का जो है एग्जाम के जरिए उनको उसको असेस किया जाता है कि स्टूडेंट का जो है वो हम नॉलेज चेक करते हैं जब एग्जाम लेते हैं उनको। ओवरऑल जो हमारा एनुअल सिस्टम होता है या हमारे जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, उसमें हम असेस करते हैं कि स्टूडेंट को जो हमने करिकुलम पढ़ाया है उससे उन्होंने कितनी नॉलेज गेन की, कितनी इम्प्रूवमेंट आई उनकी लर्निंग में, और उन्होंने क्या नॉलेज जो है वो गेन की। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच इरम। नेक्स्ट कौन है? जी सर, नेक्स्ट करिकुलम एवेल्यूएशन मॉडल्स हैं। मॉडल्स डिस्कस करेंगे। स्टेक कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल है, इसमें स्टफल बीम मॉडल है, ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक मॉडल, एस्नर कनरशिप एंड क्रिटिसिज्म मॉडल, इल्यूमिनेटिव एवेल्यूएशन मॉडल एंड एक्शन रिसर्च मॉडल। ये मॉडल्स हैं जो जिनके थ्रू हम अपना करिकुलम जो हमने डिज़ाइन किया है उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। आसानी हो जाती है उसमें करिकुलम एवेल्यूएशन में कि जो डिज़ाइन हमने अब तक किया है वो किस हद तक सक्सेसफुल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेक कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल। नेम से पता चल रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी किसके बीच में होनी चाहिए आगे देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट स्टेक ने ये मॉडल 1967 में फॉर्मुलेट किया था, और इस मॉडल का जो एम था वो ये था कि एक तो ये डिस्टिंग्विश कर रहा था फॉर्मल और इनफॉर्मल इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स के दरमियान। इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि एक फॉर्मलाइज किस्म की इवैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है, और आगे करिएगा। फॉर्मलाइज किस्म की एक इवैल्यूएशन होना चाहिए, और उनका बिलीफ ये था कि एक हमारे पास एक हार्ड फॉर्म में एक डाटा होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये इवैल्यूएट कर सकें कि किस हद तक ये करिकुलम जो है वो सक्सेसफुल रह सका है।
ही नोटेड द कनेक्शन बिटवीन इंटेंशन, उसने ये बात की कि जो हमारी इंटेंशंस हैं, जो हमारे गोल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या उनमें कॉन्ग्रेंसी पाई जाती है, जो हमने रिजल्ट अचीव किया, जो हमें आउटकम मिला उसका, उसमें कॉन्ग्रेंसी पाई जाती है कि नहीं। और जो पेडागोजीज हमने यूज की, जब हमने एक करिकुलम को डिजाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली हमने कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई पेडागोजीज, रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो क्या ये सारी इन सब चीजों में कॉन्ग्रेंसी पाई जाती है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाएं। ही एम्फसाइज नीड फॉर फॉर्मलाइज, यानी वही फॉर्मलाइज एवेल्युएशन की बात की कि फॉर्मलाइज तरीके से इसको एवेल्युएट करना चाहिए। अच्छा, 3 कैटेगरीज हैं इसकी एवेल्युएशन के लिए, जो उसने कहा कि एवेल्युएट करने के लिए जो स्टूडेंट्स के जो आउटकम आते हैं, उनके आउटकम, जो उनका करिकुलम का जो इम्पैक्ट उनके आउटकम पर पड़ता है, उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। वो ये कि जो उनका प्रायर नॉलेज है, एंटीसीडेंट्स क्या है, जो प्रायर नॉलेज है स्टूडेंट्स का, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है जो उन्होंने आउटकम दिया है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन, इस कोर्स के लिए जब हमने एडमिशन लिया, तो हमारे डिग्रीज देखी गई और उसमें हमें फिर प्री रेक जो है वो रेफर किए गए कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी की उनकी ग्राउंड नहीं थी, उनको वो सब्जेक्ट, या एजुकेशन की ग्राउंड नहीं थी, उनको वो सब्जेक्ट ऑफर किए गए ताकि इक्विटी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट को यानी ये स्टूडेंट उस लेवल पर आ जाए कि जो आगे वो करिकुलम, जो कोर्स वो पढ़ने लगा है, वो उसके लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, और उसके जो रिजल्ट है, जो गोल्स हैं उस करिकुलम के, वो बेहतर तौर से अचीव कर सके। तो हमें प्री रेक्स लगे थे कोर्सेज, जो हम पीछे अपनी डिग्री में हमने लैग किया था, वो हमने पढ़े हैं वो कोर्सेज। तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे आगे रिजल्ट के ऊपर। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो पेडागोजीज यूज हुई हैं, यानी जो करिकुलम को डिलीवर करने में जो पेडागोजीज आपने यूज की हैं, टीचर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस मेथड यूज किया है, वो हमारे ट्रांजैक्शंस में आ जाता है। और रिजल्ट ऑब्वियसली जो आउटकम, जो स्टूडेंट ने आउटकम दिया है अपनी असेसमेंट्स की सूरत में, एग्जाम्स की सूरत में, और जो क्लास में ओवरऑल पार्टिसिपेशन की सूरत में, वो हमारे आउटकम्स कहलाते हैं। तो स्टेक कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल दरअसल कॉन्ग्रेंसी देख रहा है कि जो हमारा मकसद था, वो हम बेहतर तौर पे डिलीवर कर सके हैं, और उसमें क्या गैप्स हैं। नेक्स्ट पर आ जाए। ये अगेन कॉन्ग्रेंसी की बात हुई है कि जो हमारे इंटेंडेड थे और जो हमारे आउटकम आया, उसमें कॉन्ग्रेंसी पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, मैं बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट पर आ जाए जी। द मेन पर्पस ऑफ द मॉडल, जी पीछे जाइए जी। द मेन पर्पस ऑफ द मॉडल वाज टू सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन व्हाट वाज प्लान एंड व्हाट हैज एक्चुअली अकर्ड। यही देखना चाह रहे हैं कि जो हमने प्लान किया था और एक्चुअली हम क्या उसके आउटकम क्या आया है, इस मॉडल का मेन यही मकसद है। एक्चुअली तो हमने इवेल्युएट ही करना है ना अपने करिकुलम को, कि जो हमने डिजाइन किया उसके रिजल्ट क्या आया है। नेक्स्ट पर आ जाए। इस मॉडल में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बैक पर जाइएगा जरा, इस मॉडल में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें जी, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल पर आते हैं, CIPP मॉडल। ये मॉडल क्या है, बैक पर जाइएगा सना, आप मुझसे ज्यादा फास्ट हैं। CIPP इवैल्यूएशन मॉडल है, जो है कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट अप्रोच। इसको आगे देखते हैं कि ये इस इवैल्यूएशन मॉडल में क्या है। नेक्स्ट पर आइए। इसके मेन फीचर्स ये हैं। पहले तो ये द CIPP मॉडल वाज क्रिएटेड इन 1960। डैनियल स्टेफलबैम ने इसको क्रिएट किया, और ये एक डिसीजन ओरिएंटेड मॉडल है। ये सिस्टमेटिकली कलेक्ट करता है डाटा, और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जो इम्प्लीमेंट हमने किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेसेस क्या थी, और ये इम्प्रूवमेंट की तरफ इसका एम्फसाइज है कि किस तरह से उस प्रोग्राम को इम्प्रूव किया जा सकता है फ्यूचर के लिए।
किस हद तक वो इफेक्टिव रहा और किस तरह इसको हम बेहतर बना सकते हैं। इसका फोकस है इम्प्रूवमेंट के ऊपर। इसके 4 एरियाज क्या है? कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। कॉन्टेक्स्ट, जैसे नेम से पता चल रहा है कि कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। कॉन्टेक्स्ट मीन जो इन्वायरमेंट है, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या है, वो भी इम्पैक्ट, ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करता है आपके स्टूडेंट के आउटकम के ऊपर। आगे चलिएगा, आगे इसको डिटेल में कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन को देख लेंगे। इसमें ये है कि क्या आपका इन्वायरमेंट है, क्या बैकग्राउंड है, क्या रिसोर्सेज यूज हुए हैं, ये आपके कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन में आ गए। नेक्स्ट है इनपुट। इनपुट मतलब जो आपने स्ट्रेटजीज यूज की, जो टीचर्स ने उस प्रोग्राम को डिलीवर करने के लिए स्ट्रेटजीज, एक्टिविटीज यूज की। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी में ही देखें तो डिफरेंट, हर टीचर जो है वो डिफरेंट पेडागोजीज यूज करता है अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली उसको डिलीवर करने के लिए स्टूडेंट्स को। वो माइट पॉसिबल प्रेजेंटेशंस की सूरत में है, या वो क्विजेज और मिड टर्म्स तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारी ड्यूरिंग क्लास भी होती रहती हैं, उससे भी असेसमेंट होती रहती है कि किस तरह से ये इफेक्टिव बनाया जा सकता है अच्छे और सक्सेसफुल आउटकम अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोसेस इवैल्यूएशन। प्रोसेस के अंदर जैसे नेम से पता चल रहा है कि ड्यूरिंग जब आप इम्प्लीमेंट इसको कर रहे होते हैं, जब आप एक करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो प्रोसेस उस वक्त तो ये आप उस टाइम कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करने में कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, और आप कॉन्टिन्यूसली इसको देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और आप फीडबैक भी ले रहे हैं साथ साथ प्रोसेस इवैल्यूएशन में। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन एक फाइनल जो आपका रिजल्ट है, जो आउटकम आपको मिलता है, वो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आइएगा जरा। The model is designed to achieve and improve accountability in educational programming through learning by doing approach. It is designed to both educator and stakeholder in posing relative question, conducting assessment at beginning. बिल्कुल beginning, एक तो जब आप conduct करवाने लगते हैं उस प्रोग्राम को, तो आप beginning में ही ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम, आपके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि ये प्रोग्राम ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसको आप रेलिवेंट वही पेडागोजीज आप यूज कर रहे हैं जो जिसके लिए जो आप चाह रहे हैं कि जैसा आपको रिजल्ट मिले, वो पेडागोजीज उसके साथ कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, और एंड तक आप इसको मॉनिटर करते रहते हैं, असेस करते रहते हैं अपने प्रोग्राम को। नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट पर आइएगा। कॉन्टेक्स्ट की जो बात करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में ये है कि व्हाट नीड्स टू बी डन। इसमें आप ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखते हैं कि आपकी जब आप उस प्रोग्राम को डिलीवर कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और ये जो आप डिलीवर कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ये नीड असेसमेंट पर बेस कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स की नीड है, ये प्रोग्राम उस नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, अलाइन है कि नहीं अलाइन। नेक्स्ट पर आइए। प्रोसेस, इज इट बीइंग डन, रेफर्स टू द वेज एंड मीन्स ऑफ हाउ द करिकुलम, प्रोसेस के कैसे ये करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ, आप मॉनिटर कर रहे हैं उसको, इम्प्लीमेंट करते हुए आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, और असेस द एक्सटेंट टू विच पार्टिसिपेंट, और आप ये भी असेस कर रहे हैं कि किस हद तक जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं, इस कंटेंट को ग्रास्प कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस आपके जहन में कि कितनी अच्छी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कोई प्रॉब्लम आई आपको टीच करते हुए उसके अंदर, या स्टूडेंट्स ने फेस की या आपने फेस की, और क्या ये 2 वे कम्युनिकेशन था, इंटरैक्टिव थी, और क्या स्टूडेंट इसको अप्लाई कर पाएंगे, किस हद तक वो समझ पाए हैं कि वो अपनी इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी कर पाएंगे प्रैक्टिकली। आगे चलिएगा। प्रोडक्ट जो है वो डिड द प्रोजेक्ट सक्सीड, प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट है, आपका रिजल्ट है, आप
आपके करिकुलम का रिजल्ट जो है कि जो आपको पता चलेगा कि किस हद तक आपने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो प्रोडक्ट है। और वो बच्चों के रिजल्ट की सूरत में, उनके प्रेजेंटेशन की सूरत में, उनकी असाइनमेंट्स की सूरत में आपको पता चलता है। इंडिकेट्स इफ द करिकुलम अकम्प्लिश इट्स गोल, और इससे पता चलता है कि करिकुलम ने अपने गोल अकम्प्लिश किए हैं या नहीं किए। आप इंटरप्रेट करते हैं, जज करते हैं, असेस करते हैं अपने करिकुलम को, और ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड को आप मेट कर पाए हैं या नहीं कर पाए। नेक्स्ट, ये है CIPP मॉडल। इस मॉडल में कोई कंफ्यूजन?